हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आसियान समिट के बारे में। आसियान समिट जो अभी ख़त्म हुई लाओस की राजधानी वियंटियन के अंदर, इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे, थोड़े से कुछ इंपॉर्टेंट पहलू पर नज़र डालेंगे। ये वीडियो हिंदी भाषा में मैं आप तक लेकर आ रहा हूँ। माय नेम इज़ डॉक्टर गौरव गर्ग। और जैसा कि आप जानते हैं, जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हैं उनकी अच्छी तैयारी के लिए आपके पास एक और ऑप्शन अवेलेबल है। ये है हमारा पेन ड्राइव कोर्स। इसमें जितने भी लेक्चर हैं सारे पेन ड्राइव के रूप में, एक वीडियो जितने लेक्चर हैं सारे रिकॉर्ड करके एक पेन ड्राइव के रूप में आप तक उपलब्ध कराए गए हैं। अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो आपको ये नंबर डायल करना होगा 9716523859। इसमें आप बैंक पीओ, एसएससी या अन्य सरकारी एग्ज़ाम्स की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बट इससे पहले मैं वीडियो शुरू करूं, ये एक काफ़ी अच्छा डायग्राम है। इससे आपको ये याद रखने में आसानी होगी कि भारत किस किस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है और किस का हिस्सा नहीं है। तो यहाँ पे ये भारत का झंडा है और भारत, सबसे पहली बात आप देख सकते हैं ये वाला जो स्क्वायर है ये सार्क का है, यानी भारत सार्क का हिस्सा है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। और यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है। पिछले बार 2015 में हम शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर भी बन गए, पाकिस्तान और भारत दोनों। पहले हम एससीओ के मेंबर नहीं थे, लेकिन 2015 में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर भी हम बन गए। आसियान का हिस्सा भारत नहीं है, लेकिन बिम्स्टेक, ये जो ब्लू वाला स्क्वायर है, यानी बिम्स्टेक का हिस्सा भारत है। बिम्स्टेक, बिम्स्टेक क्या होता है? बिम्स्टेक होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। मैं रिपीट कर देता हूँ, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। बिम्स्टेक के 7 मेंबर हैं, 7 कंट्रीज़ हैं जो इसके मेंबर हैं। बांग्लादेश, इंडिया, आप इस फ्लैग, इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, लेकिन क्योंकि झंडे पहचानना उतना आसान नहीं होगा तो मैं एक बार शॉर्ट में लिख देता हूँ। बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान और नेपाल। तो ये 7 देश हैं जो बिम्स्टेक के मेंबर हैं। भारत, आप देख सकते हैं यहाँ ये ऑरेंज वाला स्क्वायर, यानी भारत एमजीसी का हिस्सा भी है। एमजीसी, एमजीसी के 6 कंट्री मेंबर हैं। एमजीसी होता है मैकोंग गंगा कॉपरेशन। मैकोंग गंगा कॉपरेशन, मैकोंग जो रिवर है ये बहुत सारे एशियन कंट्रीज़ में बहती है। तो इसके जो मेंबर हैं भारत के अलावा वो 5 और हैं। एक है थाईलैंड, दूसरा है म्यांमार, तीसरा है कंबोडिया, उसके बाद लाओस और फिर वियतनाम। और ये पांचों देशों के अंदर मैकोंग रिवर इज़ एन इम्पॉर्टेंट रिवर। सो ये हैं 6 कंट्री एमजीसी के मेंबर। तो भारत किस किस का हिस्सा है? सार्क का हिस्सा है, एससीओ का हिस्सा है, बिम्स्टेक का हिस्सा है और एमजीसी का हिस्सा है। आसियान का हिस्सा नहीं है। तो ये एक डायग्राम आपको हेल्प करेगा ये रिटेन करने में फैक्ट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले आसियान के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। आसियान बना क्यों था, आसियान बनने की ज़रूरत क्यों आई? तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से लेके 1945 तक चला था, 6 साल चला था। एक तरफ अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन ये सब थे, दूसरी तरफ जर्मनी, तो ये सब थे, सब ने मिलके फिर हिटलर को हराया था। तो ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर था। इसके बारे में कभी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आप जानते हैं जो कॉलोनियल पावर थे कुछ बहुत स्ट्रांग थे, लेकिन वो वीक हो गए थे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हालांकि हिटलर की पराजय हुई, लेकिन ब्रिटेन ब्रिटेन की बहुत सारी एनर्जी हिटलर को हराने में लग गई थी, इसलिए ब्रिटेन कमज़ोर हो गया था। और 1945 में वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ। ब्रिटेन का कमज़ोर होना एक बड़ा कारण था 1947 में भारत का ब्रिटेन से आज़ादी मिलना। ब्रिटेन कमज़ोर हो गया था आर्थिक रूप से और मिलिट्री रूप से। इसी तरह से जो साउथ ईस्ट एशिया के कंट्री हैं बहुत सारे, वो वर्ल्ड वॉर के बाद आज़ाद हो गए थे। साउथ ईस्ट एशिया के भी और भारत जैसे देश भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत सारे कंट्री आज़ाद हुए। जो कॉलोनियल पावर थे वो चले गए, लेकिन एक नई प्रॉब्लम सामने आई, क्योंकि ये देश बहुत सारे बहुत लंबे समय से गुलाम थे। तो जब ये कॉलोनियल पावर जो इनके ऊपर राज कर रही थी, जब वो छोड़ कर गई, तो इन देशों में आपस में टेरिटोरियल डिस्प्यूट और बॉर्डर डिस्प्यूट शुरू हो गए। और इसकी वजह से जब दो देशों में आपस में तनाव चल रहा होता है, तो कई ऐसे देश हैं जो बीच में आ जाते हैं, जिससे उनका फ़ायदा हो, जिसे कहते हैं दे स्टार्ट फिशिंग इन द ट्रबल्ड वाटर्स। और इसकी वजह से जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्री थे उनके अंदर एक डर था कहीं वो दोबारा गुलाम ना हो जाएं आपस में लड़कर वीक होकर। तो इसीलिए एक्सटर्नल इन्वॉल्वमेंट का जो फियर था वो बहुत ज़्यादा था।
इसकी वजह से इन देशों ने इनमें से आज आसियान के 10 मेंबर हैं, लेकिन जब स्टार्ट हुआ था आसियान तो 5 ही मेंबर थे। 5 देशों ने बैंकॉक डिक्लेरेशन साइन किया और बना दिया आसियान। तो आसियान का जो बनने का जो पर्पस था वो सिर्फ एक था उस वक्त कि जो देश हैं आपस में ही अपने मसले सुलझाएं और बाहरी ताकतों को बाहर रखें। तो ये हैं आसियान के आज 10 मेंबर। तो आसियान जब एस्टेब्लिश हुआ 1967 में हुआ, उस वक्त इसमें 5 ही मेंबर थे। पांचों के नाम हैं इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलिपाइन, सिंगापुर और थाईलैंड। तो इनिशियली मेंबर थे ये 5, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलिपाइन, सिंगापुर और थाईलैंड। लेकिन बाद में 5 देश धीरे धीरे एक्सपेंड हो गया, जैसा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आज ब्रिक्स में 5 मेंबर हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं जो ब्रिक्स का हिस्सा बनना चाहते हैं। तो जैसे जैसे ये ऑर्गेनाइजेशन इवॉल्व होगा इसमें और भी मेंबर जुड़ जाएंगे। इसी तरह इसमें और भी मेंबर जुड़ते गए। तो ब्रुनई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया, ये 5 मेंबर बाद में जुड़ गए। तो टोटल मेंबर आसियान में हो गए 10, और आज तक ही जो परमानेंट मेंबर हैं आसियान के वो 10 हैं। और आसियान जो है जो समिट होती है आसियान समिट, ये आसियान कंट्रीज़ की जो ये 10 कंट्री हैं इनकी सबसे बड़ी पॉलिसी मेकिंग बॉडी है। इट इज़ द हाईएस्ट पॉलिसी मेकिंग ऑफ द आसियान कंट्रीज़। इस बार की जो समिट हुई ये आसियान की 28वीं और 29वीं समिट थी। ये हुई लाओस की राजधानी वियंटियान में। 8 सितंबर को ख़त्म हुई, 6 सितंबर को स्टार्ट हुई। तो 3 दिवसीय ये मीटिंग हुई 6 से 8 सितंबर 2016। आसियान का जो लोगो है और जो थीम है, आसियान का लोगो आप यहाँ देख ही सकते हैं। आसियान का जो थीम है ये इसमें जो 10 कंट्री हैं जो इसका हिस्सा हैं, और आसियान का जो थीम था इस बार वो था टर्निंग विजन इनटू रियलिटी फॉर अ डायनामिक आसियान कम्युनिटी। ये आपको याद करना है, ये आपको सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में हेल्पफुल रहेगा, बाकी इसका कोई और सिग्निफिकेंस नहीं है। टर्निंग विजन इनटू रियलिटी फॉर अ डायनामिक आसियान कम्युनिटी। आसियान का जो हेडक्वार्टर है वो है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की जो राजधानी है जकार्ता, वहाँ पर आसियान का हेडक्वार्टर है। जो आसियान के चेयरपर्सन थे समिट के 2016 जो लाओस में हुई, तो वो थे लाओस के प्रधानमंत्री जिनका नाम है HE थोंगलुन सिसोलुत। थोड़ा सा कठिन है नाम, आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं HETS, हेट्स। HE थोंगलुन सिसोलित ये नाम है प्रधानमंत्री जो लाओस के हैं। ये थे इस बार इसके चेयरपर्सन। आसियान और भारत के रिश्ते कैसे हैं इस पर थोड़ा सा नज़र डालते हैं। भारत आप जानते हैं आसियान का हिस्सा नहीं है, लेकिन भारत के साथ आसियान ने फ्री ट्रेड एरिया FTA साइन किया जुलाई 2015 में। आज जितने भी आसियान कंट्री हैं जो 10 देश हैं, इनके साथ जो भारत का बिज़नेस है वो बहुत ज़्यादा है। इनफैक्ट भारत का 10% से ज़्यादा बिजनेस जितना भी पूरी दुनिया में होता है, 10.12% बिजनेस भारत इन 10 देशों से करता है, यानी आसियान से करता है। तो भारत के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत का हर साल लगभग $65 बिलियन का जो ट्रेड है वो आसियान देशों से होता है। इसलिए हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग बिजनेस इकोनॉमिक पार्टनर है आसियान। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसको बल मिला और ज़्यादा क्योंकि जो नरेंद्र मोदी थे वो 2014 में चुनकर आए, प्रधानमंत्री बने। तो नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनते ही एक पॉलिसी का अनाउंसमेंट किया जिसको बोलते हैं एक्ट ईस्ट पॉलिसी। एक्ट ईस्ट पॉलिसी। आप जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप भारत को देखें तो भारत आप जानते हैं भारत यहाँ है, भारत नॉर्दर्न और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, यानी भारत नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में है। तो जो पश्चिमी देश हैं जैसे ब्रिटेन है, जैसे अमेरिका है, तो हमारा जो ज़्यादातर ध्यान है वो पश्चिमी देशों की तरफ रहता है, उनसे व्यापार बढ़ाने में रहता है। लेकिन जो देश हमारे पूर्व में हैं, जैसे जापान है, जैसे आसियान कंट्रीज़ हैं, उनसे भी हमारा जो ट्रेड है वो बढ़ाया जा सकता है, और ये भी एक आने वाले समय में बहुत स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक पार्टनरशिप क्रिएट कर सकता है। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने इस पर स्ट्रेस देते हुए एक्ट ईस्ट पॉलिसी को बल दिया, और ये इन्होंने बल दिया इसके ऊपर जो इन्होंने पहली आसियान समिट अटेंड की जो थी 12वीं आसियान इंडिया समिट। अभी जिसमें नरेंद्र मोदी गए हैं ये वाली जो आसियान इंडिया समिट थी, ये आसियान इंडिया 14 समिट थी, ये भी आपको याद रखना है। और 12वीं आसियान समिट आसियान इंडिया समिट जो हुई थी ये हुई थी म्यांमार में हुई थी। और वो उसके साथ 9th ईस्ट एशिया समिट भी हुई थी जहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी को बल दिया था। तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी का मतलब ये है कि वो देश जो भारत के पूर्व में हैं, भारत के ईस्ट में हैं,
उनके साथ हमारी जो इकोनॉमिक टाइज़ हैं वो और ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। पहली जो आसियान समिट हुई थी वो फरवरी 1976 में हुई थी, बाली इंडोनेशिया में। यहाँ पर जो लीडर्स हैं उन्होंने एक डिक्लेरेशन साइन किया जिसको बोलते हैं बाली कंकॉर्ड टू, जिसमें उन्होंने 2020 तक आपस में आर्थिक मदद के लिए जोर दिया और इसके लिए टारगेट उन्होंने रखा था 2020। इस बार की समिट के कुछ हाइलाइट्स देखते हैं। इस बार समिट में क्या क्या हुआ। तो आसियान कंट्रीज जो आपस में मिलते हैं वो मिलते हैं कि हम एक दूसरे की मदद करेंगे। अगर कोई मतभेद है, किसी भी किस्म का मतभेद, चाहे वो ज़मीन को लेकर, चाहे वो मिलिट्री को लेकर, चाहे, तो उसको आपस में ही सुलझाने की कोशिश करेंगे। इस बार आसियान जो मिला उसमें भी इसी तरह की बातें हुई, यानी कि हर बार जो इकोनॉमिक कॉपरेशन, चाहे मिलिट्री कॉपरेशन, चाहे ये सारे जो कॉपरेशन है, चाहे डिफेंस में, चाहे वो डिज़ास्टर मैनेजमेंट में, इन सब पे तो बातें हुई। इसके अलावा इन्होंने एक आसियान कम्युनिटी विज़न रखा 2015, जिसमें इन्होंने जो आसियान के एक्सटर्नल पार्टनर्स हैं उनके साथ अपना जो सहयोग है उसको बढ़ाने पर बल दिया। इसके अलावा इन्होंने एक और डिक्लेरेशन साइन किया आसियान कंट्रीज़ ने, जिसको कहते हैं वन आसियान वन रेस्पॉन्स। इसका कहने का मतलब ये है, अगर कोई डिज़ास्टर आ जाए, यानी कोई अगर प्राकृतिक आपदा आ जाए, जैसे इनमें से बहुत सारे कंट्री ऐसे हैं जो बिल्कुल समुद्र के पास हैं, जहाँ पर कई तरह के प्राकृतिक जो आपदाएं हैं, चाहे वो सुनामी है, जैसे इंडोनेशिया है जहाँ इसका हेडक्वार्टर है आसियान का, वहाँ पर क्योंकि इंडोनेशिया रिंग ऑफ फायर के अंदर पड़ता है, जिसे पैसिफिक रिंग ऑफ फायर कहते हैं, तो वहाँ पर अर्थक्वेक बहुत ज़्यादा आते हैं। इस तरह से बहुत सारे ऐसे आसियान कंट्रीज़ हैं जो प्राकृतिक आपदाओं से ग्रसित हैं। तो आसियान ने बल दिया कि सब मिलकर एक दूसरे की उसमें मदद करेंगे, यानी डिज़ास्टर के अंदर हम सब एक हैं, इस बात पर जोर दिया। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आसियान कनेक्टिविटी 2025, इसके ऊपर जोर दिया गया। मैं रिपीट करता हूँ, आसियान कनेक्टिविटी 2025, इसके अंदर जो ये कंट्री हैं ये एक दूसरे की सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर मदद करेंगे। हर साल जो आसियान कंट्री हैं इन्हें $110 बिलियन की इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट चाहिए, और इतनी सारी इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकती अगर इनका जो ट्रेड है वो सस्टेनेबल ना हो। इसी तरह डिजिटल डिजिटल जो रेवोल्यूशन चल रहा है पूरी दुनिया में, उसके अंदर आसियान ने बल दिया। 2030 तक इन्होंने जो फिगर दिए कि $625 बिलियन की ये डिजिटल इंडस्ट्री हो सकती है, तो इसीलिए डिजिटल पे बढ़ावा देना चाहिए, एक दूसरे की लॉजिस्टिक्स के अंदर मदद करने के लिए, मोबिलिटी के अंदर। तो इसको कहते हैं आसियान कनेक्टिविटी 2025। तो ये इनका विजन डॉक्यूमेंट है एक तरह का, इसको कहते हैं 2025। इसके अलावा आसियान कंट्रीज़ ने एक चीज़ और डिसाइड की जो एग्ज़ाम में आ सकती है, 2030 तक मिलकर एड्स को ख़त्म करना है। एड्स जो भयंकर इम्यूनिटी का रोग है, तो इसको ख़त्म करना है 2030 तक मिलकर आसियान कंट्रीज़ के अंदर। भारत की बात करते हैं, तो नरेंद्र मोदी ने जैसे G20 में जोर दिया था कि टेररिज्म के ऊपर, और तो वो उन्होंने कंटिन्यू किया यहाँ पर, और ईस्ट एशिया समिट के अंदर भी, यानी कि पाकिस्तान को जो ग्लोबली आइसोलेट करने की जो स्ट्रेटेजी है वो यहाँ पर भी इन्होंने इस पर जोर दिया। और नरेंद्र मोदी ने साफ शब्दों में कहा कि एक देश है जो टेरर को एक्सपोर्ट कर रहा है। और इतना ही नहीं, जो आने वाली अब जनरल असेंबली मीटिंग्स होंगी, इनके अंदर भी देखना होगा कि भारत किस तरह से पाकिस्तान को घेरने की कोशिश करता है। तो ये 14वीं आसियान इंडिया समिट थी, 14th आसियान इंडिया समिट। और जो जैसा मैंने बताया, भारत और आसियान के बीच जो 2015 के अंदर ट्रेड हुआ वो $65 बिलियन का ट्रेड हुआ। और भारत जितना भी ट्रेड दुनिया से करता है, व्यापार दुनिया से करता है, उसका 10% व्यापार आसियान कंट्री से करता है। इसीलिए भारत का आसियान से जो रिश्ता है वो और ज़्यादा मजबूत आने वाले समय में होगा। आसियान समिट जो अगली 2017 में होगी, ये 30वीं आसियान समिट होगी, और ये होगी फ़िलीपींस के अंदर। फ़िलीपींस के जो राष्ट्रपति हैं रोड्रिगो दुतर्ते, ये नए हैं, और इन्होंने बैरक ओबामा का अपमान भी किया, जिसके बाद बैरक ओबामा ने इनसे मिलने से मना कर दिया। खैर, इनका जो खुद का जो रोड्रिगो दुतर्ते का जो इतिहास रहा है वो बहुत अच्छा नहीं है ह्यूमन राइट्स। अभी इन्होंने एक ह्यूमन राइट्स के ऊपर बहुत अच्छी स्पीच भी दी थी। हालांकि खुद इन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया कि जो पॉलिटिकल राइवल हैं उनको मरवा देने में भी इनको कोई हर्ज नहीं है। तो रोड्रिगो दुतर्ते एक बहुत ही एनिमेटेड फिगर है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में आजकल। तो देखना होगा अब 2017 में अमेरिका कैसे रिएक्ट करता है। फिलीपींस के अंदर होगी आसियान समिट 2017। और जो फिलीपींस के अंदर आसियान समिट होगी 2017 में, उसका जो थीम है वो होगा पार्टनरिंग फॉर चेंज एंगेजिंग द वर्ल्ड। पार्टनरिंग फॉर चेंज एंगेजिंग द वर्ल्ड। और इसी थीम से आप बता सकते हैं कि जो आसियान है वो दुनिया के जो दूसरे देश हैं उनके साथ अपने रिश्ते और ज़्यादा मजबूत करना चाहता है, जिससे इकोनॉमिकली और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सके।
तो ये था आसियान समिट 2016। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं। अगर आपकी कोई लैंग्वेज प्रेफरेंस है हिंदी इंग्लिश, हम कोशिश करते हैं कि हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों में आप तक कुछ वीडियोस लाए जाएँ, लेकिन ये संभव नहीं है कि हर वीडियो हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों भाषाओं में आप तक लाया जाए, तो उसका मुझे खेद है। सो थैंक यू वेरी मच।